नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गली पे। बाकी कल से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्वायरमेंट दिख रहा है। इन्वायरमेंट होता क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंट एक तरह से हम जिन भी चीज़ों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे वो भौतिक हो या फिर जैविक हो, और उनके साथ जो भी हमारा अंतःक्रिया है ना, उस उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे मान लो, अगर हम हमारे चारों तरफ नदियाँ हैं, पेड़ हैं, वन हैं, और साथ में हमारे तरफ हमारे चारों तरफ हवा है, मिट्टी है, प्रकाश है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। तो इसमें लिखा भी है कि जीवधारियों और तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक अधिनियम आया था जो 1986 में आया था। और इस अधिनियम के में बहुत सारी धाराएं हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये भौतिक घटक क्या होते हैं। इन्वायरमेंट के जो भौतिक घटक होते हैं वो स्थल होते हैं, वायु होते हैं, जल, मृदा आदि होते हैं। और साथ में इसके जो जैविक घटक होते हैं वो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव होते हैं। जिनमें जीव होता है वो जैविक होते हैं बेसिकली। और बाकी कुछ सांस्कृतिक तत्व भी होते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। ये भी कुछ घटक होते हैं जो हमारे पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार में अगर हम देखें तो पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार दो प्रकार से होती है। एक भौतिक पर्यावरण होता है और एक जैविक पर्यावरण होता है। भौतिक पर्यावरण आप लोगों को पता चला था। भौतिक पर्यावरण अभी हम लोगों ने देखा था। इसमें भौतिक घटक आते हैं जैसे स्थल, वायु, जल, मृदा आदि। इसी तरह से आगे बढ़े तो देखते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थल मंडलीय, दूसरा वायुमंडलीय और तीसरा जल मंडलीय। स्थल मंडली में स्थल मंडल के जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी। वायुमंडली, ये तीनों चीज़ें तो आप समझ सकते हैं। जल मंडली में जो जल से रिलेटेड जो भी हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। और इसके आगे हम लोग देखते हैं तो जैविक पर्यावरण जो होता है, जैविक पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, एक फ्लोरल एंड एक फाउनल। तो फ्लोरल में वनस्पतिक पर्यावरण होता है और साथ में फाउनल में जंतु पर्यावरण होता है। आगे आप देखेंगे तो पर्यावरण के कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो संघटक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: जैविक, भौतिक और ऊर्जा संघटक। तो जैविक संघटक क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं, जो जीवों के रूप में होते हैं। ऊर्जा संघटक, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जो भी चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं वो हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी की सरकार थी उस समय 1985 में। तो 17 सितंबर 1985 के समय में जब राजीव गांधी थे, उस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। और उसी समय एक योजना शुरू हुई थी, गंगा कार्य योजना। ये क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये एक ऑथेंटिक बुक से निकाले गए क्वेश्चन है। तो 1985 में राजीव गांधी के समय में ही गंगा कार्य योजना को शुरू किया गया था, जिसे हम GAP कहते थे, गैप कहते थे। और उसी समय इंदिरा गांधी द्वारा, जब इंदिरा गांधी, उससे पहले सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो उस समय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जिसे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 कहते थे। उसे वर्ष 1972 में, एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था।
और वो अधिनियम जब बन गया था, क्योंकि अधिनियम कोई चीज़ तब बनती है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है। तो 1973 में वो अधिनियम हो गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2010 में पारित किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय जो पर्यावरण था उसको विकास के साथ जोड़ा गया था। पूछा है, आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी? तो जब आदिमानव थे तो उस समय उनका बहुत सीमित तरीके से वो काम करते थे। वो सिर्फ पर्यावरण से वो सिर्फ फूड प्राप्त करते थे और बदले में वो पर्यावरण को बहुत कुछ देते थे। जैसे वो क्या करते थे, कहीं भी बीज गिरा देते थे तो पेड़ पौधे उग जाते थे, तो इससे पर्यावरण बनता था। तो उस समय जो आदिमानव के समय जो भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता थी, उसमें रिसीवर और कंट्रीब्यूटर की भूमिका थी आदिमानव की। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव को, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन कह सकते हैं। देखिए, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1860 के बाद, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति छिड़ी थी और तेज़ी से वहाँ पे उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे। तो उसके बाद की जो पीरियड होते हैं उसी को हम लोग एक तरह से टेक्नोलॉजिकल पीरियड बोलते हैं, प्रौद्योगिक पीरियड बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे उद्योग धंधों को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन दिया था? तो ये विधा थी पशुपालन। पशुपालन कैसे मानव को सामूहिक जीवन दिया था? दरअसल क्या होता था कि जब आदि मानव थे तो उस समय उनके पास जो पशु थे उनको जंगली जो जानवर थे वो मार डालते थे। तो उनसे बचाने के लिए वो लोग झुंड में रहते थे और झुंड में रह के अपने पशुओं की सुरक्षा करते थे। और लेकिन फिर भी वो उनका जो एक जगह पे रुकने का जो ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह रुकना था वो संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि वो लगातार भोजन की तलाश में वो इधर उधर जाया करते थे। तो ये कोई परमानेंट उनका सोल्यूशन नहीं था कि वो हमेशा एक ही जगह पे रहते थे। लेकिन फिर भी वो अपने जानवरों को बचाने के लिए वो एक साथ सामूहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। आप देख सकते हैं झूम कृषि हम आज भी पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही जगहों पे किया जाता है और विश्व में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भी झूम कृषि का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पे प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है और विश्व में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में ये विकसित हुआ था सांस्कृतिक पर्यावरण। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? फ्रेडरिक रेटजल को, उसे मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा दी गई थी, फ्रेडरिक रेटजल को। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। ये काफ़ी अनुकूल है और जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जनरली खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यही तापमान होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी 1816 के टाइम पे। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से, ये इसका आंसर है। आप लोग देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लगातार बहुत सारी कंपनियां खुली और
बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होने लगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रादुर्भाव पड़ा था पर्यावरण पे। मेघविजन क्या होता है? ये किन इसमें मेघविजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? क्लाउड सीडिंग इसे हम बोलते हैं। तो क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो बहुत छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि विमान द्वारा हम लोग जाके सिल्वर आयोडाइड का, जनरली हम सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। इसमें हम CO2 भी यूज करते हैं, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन भी ज़्यादातर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो छोटे बूंदें होती हैं वो भारी कणों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उससे जिन जगहों पे पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पे सूखा क्षेत्र जहाँ पे होता है, वहाँ पे बारिश हम कराते हैं। और इससे जो रेनफॉल का जो रेट होता है, एक साल में जो रेनफॉल होने की जो रेट होती है, दर होती है, वो 10 से 30% तक बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 5 जून 1973 को मनाया गया था। तो इसी वजह से 5 जून को आज भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1973 में ये मनाया गया था। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नदी है, टेनेसी नदी, जिसे हम वहाँ का नर्क कहते हैं। जैसे कि भारत में सोन नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो भारत की जो दामोदर नदी परियोजना है, ये दामोदर नदी बनी हुई है। ये जो अमेरिका की टेनेसी नदी है, टेनेसी घाटी में बना हुआ, 1940 में उसी की ये परियोजना थी, उसी की अनुकृति थी, उसी को देख के बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ। अवसाद क्या होता है? तो अवसाद जब हम किसी पर्यावरण में जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं, तो मिट्टी जो होती है वो हवा के कारण, चक्रवात के कारण, या फिर बारिश के कारण जब उड़ के वो नदियों में चली जाती है, तो नदियों का पानी क्या होता है कि नदियों में नीचे वो मिट्टी और उसके जो धूल कण होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और नदियों का पानी ऊपर उठ जाता है। तो ये जो धूल कण नीचे जमा होते हैं मिट्टी में, इसे ही हम अवसाद कहते हैं। तो चीन की नदी येलो नदी जो है, ये चीन में बहती है। और भारत की जो गंगा नदी है, ये क्रमशः येलो नदी में सबसे ज़्यादा, और गंगा दूसरी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा अवसाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी 5-6 राज्यों से होकर बहती है, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो इन सारी नदियों को इन सारे राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश की ये जो गंगा नदी है बहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसलिए हम ये भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड इस नदी को कहते हैं, गंगा नदी को। मिस्र किसकी देन है? यानी कि मिस्र का कैसे बना था, और कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है? तो नील नदी जो थी, उसी के किनारे बसा हुआ शहर है मिस्र, और इसी वजह से हम लोग नील नदी को मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसी भी नदी को किसी राज्य का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदियाँ, जैसे अगर हम कोसी की बात करें, तो अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और ये नदी हमेशा अपना रास्ता चेंज करती रहती है, इधर से उधर बहती रहती है। इसलिए हम इन नदियों को अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होने की वजह से, इन नदियों को हम शोक कहते हैं। आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आप लोगों को पहले बताया था 1860 से हुई थी। 1860 में इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेन द्वारा होने वाली कारी क्षति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हरिकेन एक तरह का चक्रवाती तूफान है, और इससे होने वाले जो कारी क्षति है, इसका जो हम मापन करते हैं वो साफिर सिम्पसन
मापक द्वारा करते हैं। साफिर सिम्पसन मापक एक तरह का मापक है जो इस तूफान को मेजर करता है कि इससे कितने क्षति हुई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो अवस्थित है वो नागपुर में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य छाता विधान के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभिन्न विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी। वनों के काटने का परिणाम होता है, क्या होता है? जब हम वनों को काटते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित तरीके से बाढ़ आती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो टिकाऊ जैव समूह होता है उसे हम संक्रमण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इकोटोन कहते हैं। ये यहाँ पे आप लोग इकोटोन को समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के एक जगह पे एक टॉपिक आप लोगों का पूरा दिया हुआ है, इकोटोन किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जो जैव समूह होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है कि मेरे बोलने में और आप लोगों को लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा कम अनुभवी हूँ। तो ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि मैं थोड़ा सा कम अनुभवी हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इसे लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।